सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड में कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड एसआई की भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और जिसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर थोड़ा से प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके बता दीजिए, क्योंकि कई लोगों को पेपर मिल नहीं पा रहा होगा। तो ये पेपर जो मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ दोस्तों, ये 2016 का पेपर है जो महिला कांस्टेबल का हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इससे आइडिया लगा सकते हैं आपकी किस किस प्रकार के प्रश्न आपके पास पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। इस पेपर के मैं 2 पार्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। एक तो ये जो पहला पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन इसमें होंगे और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो सके दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि पिछली बार 2016 फरवरी 2016 में जो पुलिस कांस्टेबल महिला का जो पेपर हुआ था, उसमें क्या-क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रखा है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में राज्यसभा की जो सीटें हैं, वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, 3 सीटें हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लिया आपने कि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यहाँ पर समझने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, वो है दोस्तों आपका 13। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, 13 सीटें रिजर्व हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है दोस्तों, ये सभी को पता है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मकमल। क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आई होप ये 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है हमारे सामने कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़ आपको बता देना चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में, ठीक है, और ये आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका है काशीपुर। ठीक है दोस्तों, और ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, आपको पता ही होना चाहिए, जो पंवार वंश था वो चांदपुर गढ़ साम्राज्य माना जाता है, चांदपुर से ही स्टार्ट माना जाता है। तो चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, चांदपुर जो गढ़ साम्राज्य है वो स्टार्ट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली से दोस्तों। और यहाँ पर एक चांदपुर गढ़ी भी है दोस्तों, आदि बद्री से थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है कई परीक्षाओं में। ठीक है, तो कटारमल मंदिर, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, और ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सूर्य देवता से। सूर्य भगवान को से संबंधित है कटारमल मंदिर अल्मोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? ठीक है, तो कुमाऊं से जिनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है यहाँ पर, कालू मेहरा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कालू मेहरा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे उत्तराखंड के, 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो कालू मेहरा का जो संबंध है वो किससे है? स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, जो कि कुमाऊं से संबंध रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चल जाते हैं दोस्तों। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी। विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 जून को दोस्तों। 8 जून को याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो औपचारिक रूप से 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूएन महासभा ने इसको 2008 से मनाना शुरू किया था दोस्तों। तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व समुद्र दिवस
1992 से मनाया जाता है। तो 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त है, लेकिन किस और अन्य देश का भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दोस्तों याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य क्योंकि गुरु थे तो इट मीन्स कोच। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, खेल प्रशिक्षण से। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल प्रशिक्षण से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने बहुत सारे पुस्तक लिखी हैं। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो दिख पा रही है, ऑप्शन नंबर डी, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है दोस्तों, याद रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? क्योंकि उनका पूरा नाम था महामना मदन मोहन मालवीय। तो महामना की पदवी किसने दी थी मदन मोहन मालवीय को? तो आप दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा, महामना की पदवी जो दी थी उनको, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, आई के गुजराल, सुंदरलाल बहुगुणा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें पर्यावरण से इनका संबंध रहा है। ठीक है, चिपको आंदोलन में भी इन्होंने अपने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो ये राजनीतिज्ञ नहीं थे। ठीक है, ये पर्यावरणविद, अगर यहाँ पर आता पर्यावरणविद, तो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बेरी बेरी रोग जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, और विटामिन बी ही है ऑप्शन में। तो ऑप्शन विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, बी है लाल काला पीला, सी है सफेद काला पीला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और पीला दोस्तों, याद रखेंगे आप, लाल हरा पीला। और प्राथमिक रंग वो कहलाते हैं जो अन्य किसी के मिश्रण से नहीं बन पाते हैं। तो लाल हरा पीला प्राथमिक रंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। तो ये 2016 की बात है दोस्तों, आप इसलिए अभी का याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी के पास ही गृह मंत्रालय है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये 2016 का इसमें पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 2016 के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास भारत के रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी जो होती है हमारी, वो हमेशा दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर को घूमती है। और यही कारण होता है कि हमेशा पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में पहले होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड जो दो ग्रह हैं, आपके ये कह सकते हैं आप, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो होते हैं वो अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर को घूमते हैं। और उन दो ग्रहों पर क्या होता है, ये कह सकते हैं कि जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त आपका पूर्व में होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है, इसीलिए पूर्व दिशा में सुबह में क्या होता है, सूर्योदय होता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और ऑप्शन आ रहे हैं 201, 409, 245 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कई लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं, 245। अगर ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वो 245 हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन कितने हो सकते हैं, तो वो 250 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 245 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कूट मिलान वाला है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
ऑप्शन ए है हरिदत्त कापरी अर्जुन पुरस्कार, वास्तव में इनको हरिदत्त कापरी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मधुमिता बिष्ट को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और हंसा मनराल को पद्मश्री मिला है। तो 1 2 3 4 हो गया दोस्तों इसका। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ये 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है। वास्तव में इसमें दिख भी नहीं रहा है, बी में भी नहीं है, ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो जो गोल्डन बॉय हैं दोस्तों उत्तराखंड के, वो है ऑप्शन नंबर ए जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है। ठीक है, तो जो इंटरनेट का जो एड्रेस जो बदलता नहीं है उसे कहते हैं आईपी एड्रेस दोस्तों। ठीक है, और आईपी एड्रेस में भी उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, डायनेमिक आईपी एड्रेस, मैकेनिकल आईपी एड्रेस, और इनमें से कोई आप रखेंगे याद, ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है दोस्तों। HTTP उसके बाद /www google.com को डॉट इनमें निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, जब हम www लिखते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो www कन्वर्ट हो जाता है HTTP में। ठीक ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल HTTP हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। तो 4 वेदों में से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो दोस्तों इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी आपका संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह आपका पता होना चाहिए दोस्तों, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडल दाब को मापने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं दोस्तों जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, और वो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है आपका बैरोमीटर वाला, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम गलत कर जाते हैं तो हम फिर पिछड़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, भोटिया ये पाई जाती है, जौनसारी ये भी पाई जाती है, और बुक्सा। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ठीक है, थारू, ये सभी अनुसूचित जनजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। अब पुलिस की भर्ती है तो पुलिस का मुख्यालय आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून में उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, वो ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर ए श्री NP नवानी जी। याद रखेंगे इस चीज को भी, NP नवानी जी पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आयोग सॉरी उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है ना, तो ये उस समय का क्वेश्चन है 2016 का, आप अभी का याद रख लीजिए। उस समय 2016 में श्री सुवर्धन थे दोस्तों। ठीक है, बीच में राधा रतुड़ी भी बनी थी। ठीक है, तो आप अभी चेक कर लीजिएगा कि वर्ष 2020 में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। क्यों, क्योंकि अभी वास्तव में अभी चुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य के निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे। तो आपको पता होना चाहिए, राज्यपालों की सारी लिस्ट याद रख लीजिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए पहले जो राज्यपाल थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे, और दूसरे जो थे वो सुदर्शन अग्रवाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। तो पांडव नृत्य दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए दिवाली के त्योहार में किया जाता है पांडव नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए चौफला, चौफला तो एक नृत्य है। हुड़का, हुड़का ही है दोस्तों, आपको याद रखना। हुड़का जब जागर किया जाता है तो उस समय बजाया जाता है, छोटे मतलब डमरू के टाइप का होता है ये, तो हुड़का बोलते हैं। तो हुड़का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बाकी छोलिया एक नृत्य है। ठीक है, चौफला और छोलिया नृत्य हो गया, और हुड़का आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, बी चमोली, सी चंपावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई, क्योंकि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो आपका देहरादून में भी है और अल्मोड़ा में भी है। देहरादून और अल्मोड़ा दो जगहों पर है ये दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर ऑप्शन में कोई देहरादून और अल्मोड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को चुनने में सिर्फ संसद के ही दो सदन के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। पीटीआई, पीटीआई का पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारत की एक समाचार एजेंसी है जिसको पीटीआई कहा जाता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों। ऑप्शन में मैंने आपको दिखा दिया है, तो पीटीआई का पूरा नाम पूछ रहा है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 से दोस्तों यहाँ पर हिंदी आ रही है। एक्चुअली आपके पास 70 नंबर की जीएस आएगी और 30 नंबर की हिंदी आएगी, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो 41 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो बहुत कॉमन अलंकार है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है कर का मन का। ठीक है ना, तो जब एक ही शब्द की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। इसके अलावा कनक कनकते 100 गुनी वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए क्लियर रखना है आप दोस्तों, अलंकार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, गाड़ी का नाव की सवारी करना, ये तो हो नहीं सकता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, तो ये एग्जैक्ट लग रहा है। ठीक है, और अच्छे वाहन से यात्रा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ यही हुआ कि एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है दोस्तों, इसको आप क्लियर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे कहते हैं, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे तो क्रिया विशेषण तो कहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्रिया विशेषण से आगे तो रीति बताने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर रखना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो पद क्या करते हैं, क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जब एक ही शब्द की बार दो बार उत्पत्ति हो और बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए है गांव गांव, तो बिल्कुल सही है, पुनरुक्त शब्द है। बी है काले काले, ये भी सही है। और सी है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों तो हैं ही। और डी है राम श्याम, तो राम श्याम के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन राम राम होता तो तब ये पुनरुक्त शब्द हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, तो राम श्याम नहीं है दोस्तों पुनरुक्त शब्द। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है, तो वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद भी अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है? तो दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। पूर्व पद भी अव्यय और समस्त पद भी अव्यय जिस समास में होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 46, कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कर्मधारय समास, नीलकमल, नीलकमल में कर्मधारय पाया जाता है दोस्तों, काली मिर्च पाया जाता है, मुखचंद्र पाया जाता है, रसोई घर ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो उसकी विशेषता बताता है उत्तर पद की। ठीक है, तो नीलकमल यानी कि कमल की विशेषता, नीले रंग की बात हो रही है, मिर्च काली मिर्च हो रही है, चंद्रमुख, ठीक है ना, चंद्र के मुख की बात हो रही है, तो रसोई घर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाई जाने वाली वाक्यों को कहते हैं। क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्यों को कहते हैं, तो दोस्तों इन्हें कहते हैं कारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारक कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है?
तो कारक से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पेड़ से कई आम गिरे यानी कि अलग होने की बात हो रही है, तो अलग होने की जब बात होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, अपादान। ठीक है, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 49। सही युग्म का चयन कीजिए। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य सर्वनाम, बिल्कुल सही है, मोहन की बात हो रही है और वो चमोली में रहता है। ये अन्य सर्वनाम बिल्कुल सही है। ये यह मेरी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब पता नहीं कौन आया है दरवाजे पे, तो ये अनिश्चयवाचक बिल्कुल सही है ये भी, और सभी युग्म सही है, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों। तो संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध कराए उसे कहते हैं। तो जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध जो कराते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम माप तोल। जहां पर भी होगी दोस्तों वहां हमेशा परिमाणवाचक होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया। अगली वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका समय उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।